हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का खुशी स्टडीज़ वर्ल्ड में। ये ब्लॉग मेरा खुद का रिवीजन भी है और शायद आप लोगों की हेल्प भी कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं 2 डेज़ गोल्स बनाई, उसके बाद लुसेंट पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट की। और मुझे जो भी पढ़ते टाइम लुसेंट पॉलिटी यानी पॉलिटी को पढ़ते टाइम जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो, इम्पॉर्टेंट लाइंस हो, या इम्पॉर्टेंट डेट्स हो, या फिर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, कुछ भी, या शेड्यूल ही इम्पॉर्टेंट हो, तो मैं उसको क्या करती हूँ, मार्क्स करते जाती हूँ। तो आप भी, अगर आप भी पढ़ते हैं बुक, कोई भी बुक हो, लुसेंट ही हो या फिर कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो जो आप रेफ़र करते या फिर पढ़ते हो, तो वो बुक को भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो साथ ही में एक हाइलाइटर पेन लेके बैठिएगा या पेंसिल। तो आपको जो भी लगेगा कि हाँ ये मेन पॉइंट है, ये हमें हाइलाइट्स कर देना चाहिए, इसको हेडलाइन कर देना चाहिए, कि ताकि हमें वापस रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वापस पूरा ना पढ़ना पड़े, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना पड़े, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आप लोग सजेस्ट मैं करती हूँ, शायद आप लोग करते भी होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो भी अच्छी बात है कि ऐसे ही करके नोट्स अपना तैयार करते जाइएगा। क्योंकि वापस कौन उतना पढ़ना चाहता है कि एक बार स्टोरी पढ़ लिए फिर वापस स्टोरी थोड़ी कोई पढ़ना चाहता है। और लुसेंट में तो इतना डिफाइन करके दिया हुआ है कि वापस पढ़ना तो इम्पॉसिबल जैसा लगता है। बुक देख के ही लगता है कि नहीं, इतना नहीं होगा। फिर भी अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर स्टोरी माइंड में सोच लिए और पढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता कि नहीं पढ़ूँगी। लेकिन हाँ, रिवीजन करते टाइम मुझे नहीं लगता कि वापस पढूँ। तो जो मैं हाइलाइट्स करके रहती हूँ वर्ड या फिर डेट्स वगैरह, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाइलाइट्स करके रहती हूँ, तो वही मैं वापस पढ़ते टाइम बस उसको देख लेती हूँ, रीडिंग कर लेती हूँ, तो मेरा रिवीजन हो जाता है। ज़्यादा मैं रिवीजन नहीं करती तो फिर वीक में, मंथ में, या फिर पेपर आने टाइम उससे पहले, तो ऐसे रिवीजन करते जाइएगा तो वापस आपको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि हमें नहीं वापस पूरा स्टोरी पढ़ना है। नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है जो मेन पॉइंट है। तो जैसे आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे कि मैं आज का टॉपिक आपको दिखा रही थी और हाइलाइट्स भी कर रही थी पॉइंट को। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में ही कुछ बात कर लेते हैं और आपको टॉपिक भी बता देते हैं। संक्षिप्त में ही, ज़्यादा डिफाइन तो नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा वीडियो यानी 6-7 मिनट की वीडियो में आपको पूरा टॉपिक तो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा, शायद आपका भी रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते। तो हमारा पहला टॉपिक था भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो आप सबको पता ही है। और हम अपने दूसरी टॉपिक की ओर चलते हैं, अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा दूसरा टॉपिक था भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये कौन होता है? विधि अधिकारी होता है। इसको कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया है? इसको मत देने का अधिकार नहीं रहता है। जो विधि अधिकारी रहते हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं रहता, लेकिन ये बोल सकते हैं किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में, ये बोलने का इनको अधिकार रहता है, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं रहता। ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो 88 अनुच्छेद के तहत। अब चलिए तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक है नीति आयोग। इसके बारे में भी तो आप लोग जानते ही होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई नीति लाने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था लाए, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नाम दिए थे। इसे भी नीति आयोग के नाम पर ही जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। तो अब चलिए, अब हम लोग अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो मैं आज टॉपिक कवर की थी वही सब आप लोग को बता रही हूँ, और थोड़ा सा रिवीजन मैं भी कर रही हूँ और आपका भी हो जाएगा।
तो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक आयोग है, यह संवैधानिक आयोग नहीं है, संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। तो चलिए अब हम अगली टॉपिक का बात करें। तो हमारा अगला टॉपिक है राज्य मानव आयोग। इस आयोग का गठन भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही करने का प्रावधान है। इसमें जो मेन सूची शामिल किया गया था इसके मामले में, तो वो है राज्य सूची और दूसरा क्या है, समवर्ती सूची। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्त वैधानिक न कि एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया है। ये भी आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो चलिए हम अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बारे में भी आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। मतलब ये तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, बट छोटा भी थी तब पर भी इसके बारे में मैं जानती ही थी। तो ये क्या है, इसे 2007 में संसद द्वारा बनाए गए बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 नामक एक कानून के तहत स्थापित गया था, जिसमें इसमें बोला गया था कि छोटे छोटे बच्चों पर शोषण नहीं करने का था। यानी कि जो बच्चा 18 से नीचे है, यानी कि 6 साल 5 साल के बच्चों को ये कारखाने वगैरह में जो रख लेते हैं, काम करवाते हैं उनसे, छोटे छोटे बच्चों से बड़ा जो काम करवाते हैं, वो सब इसमें शोषण बच्चों का शोषण नहीं करना था ये बाल अधिकार में। तो इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। और हमारा अगला टॉपिक है पारसिमन आयोग। इसको भी आप शायद जानते ही होंगे। ये 42वें संविधान